नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, हमने हिंदी भाषा की विकास यात्रा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा, जिसमें संस्कृत थे। इसके बाद हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की विकास यात्रा, भाषाई विशेषताएं और उसके साहित्य को हमने देखा था। आज जो है इसकी कड़ी का अंतिम चरण है, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को आज हम देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में, कौन कौन सी भाषाएं हैं और उसके बारे में विशेष रूप से चीज़ें। तो दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं आधुनिक, उनका उद्भव काल लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ये सारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनमें साहित्य रचना हमें देखने को मिलती है। वो एक भाषा के रूप में उभरती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो सभी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका विकास विभिन्न अपभ्रंशों से हुआ है। जब हमने अपभ्रंश की विकास यात्रा देखी तो उस वक्त हमने देखा था अपभ्रंश के 7 रूप थे। तो इन्हीं 7 रूपों से ही भारत की विभिन्न भाषाएं जो हैं, आर्य भाषाएं, वो विकसित हुई हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहने से अभिप्राय हम क्या समझें? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का अर्थ यह है कि 1947 से पूर्व जो अविभाजित भारत था, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भारत की भाषाएं जो थीं, उनको कहा जाता था। तो कुछ विद्वान इसमें श्रीलंका और बर्मा को भी शामिल कर लेते हैं। वैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान तो है ही, नेपाल भी उसमें आता है। तो इसमें शामिल कर लेते हैं श्रीलंका और बर्मा को, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले वे क्या थे? वे भारत के ही अंग थे। तो इसलिए इस तरह का हुआ है। तो अब हम देखेंगे ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका वर्गीकरण, यानी उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अध्ययन के अनुसार उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है, भारत की भाषाओं को। ठीक है। तो पहला जो वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, वो किया है डॉक्टर हार्नले ने। डॉक्टर हार्नले, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर AFR हार्नले, उन्होंने 1980 में भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है। और उन्होंने इसको 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहला जो वर्ग है, उन्होंने पूर्वी गौड़ियन उसका नाम दिया। पूर्वी गौड़ियन, सभी को गौड़ियन उन्होंने कहा है, बस पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, इस तरह से 4 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। तो पूर्वी गौड़ियन जो उनका पहला है विभाग उन्होंने जो किया है, उसके अंतर्गत उन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा है। हिंदी की पोली जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी को रखा है। इसके बाद बंगला, उड़िया और असमी, ये इन भाषाओं को भी उन्होंने इस पूर्वी गौड़ियन में रखा है। फिर दूसरा जो वर्ग है उनका पश्चिमी गौड़ियन, उसके अंतर्गत उन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है, राजस्थानी को, गुजराती को, सिंधी तथा पंजाबी, इन भाषाओं को भी पश्चिमी गौड़ियन में उन्होंने रखा है। फिर उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत उन्होंने जो है नेपाली, पहाड़ी और गढ़वाली, ये इन तीनों को, इन भाषाओं को और ये जो बोली है, इनको रखा है उन्होंने उत्तरी गौड़ियन में। और दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत उन्होंने केवल मराठी भाषा को रखा है। तो ये जो था, ये डॉक्टर AFR हार्नले का वर्गीकरण था आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को लेकर। आइए अब हम देखते हैं दूसरा वर्गीकरण, महत्वपूर्ण वर्गीकरण, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। तो इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण का दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास था, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भाग 1 में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया। तो पहला जो विभाग उन्होंने किया, उसको उन्होंने कहा बाहरी उपशाखा। इस बाहरी उपशाखा के अंतर्गत जो है, उन्होंने 3 और उपविभाग किए हैं। पहला जो उपविभाग है वो है उत्तरी पश्चिमी समुदाय। तो इस उत्तरी पश्चिमी समुदाय में उन्होंने 2 भाषाओं को रखा है, लहंदा और सिंधी भाषा को। इसके बाद जो दूसरा जो है ख नंबर, जो दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत उन्होंने मराठी भाषा को रखा।
फिर पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उन्होंने बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया को रखा। ये जो है पहली जो उनका पहला वर्ग है, वर्गीकरण जो किया है उन्होंने, तो उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया। ये पहले वर्ग की विभिन्न जो थे वर्गीकरण थे। अब दूसरा जो वर्ग है उन्होंने रखा है मध्य उपशाखा। तो मध्य उपशाखा जो है उसको भी उन्होंने बांटा है, माने एक उपशीर्षक दिया है उन्होंने मध्यवर्ती समुदाय। तो इसके अंतर्गत उन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा है। पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन जो बोलियों को एक साथ मिलाकर पूर्वी हिंदी होती है, तो उसको उन्होंने मध्य उपशाखा के अंतर्गत रखा है। इसके बाद उनका तीसरा जो विभाग है, जो वर्गीकरण किया है उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का तीसरा जो वर्ग बनाया है, उस तीसरे वर्ग को भी उन्होंने 2 उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला जो उपवर्ग है वो है केंद्रीय समुदाय। केंद्रीय समुदाय में उन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है, गुजराती को, राजस्थानी, खानदेशी, पंजाबी तथा भीरनी, इन भाषाओं और उपभाषाओं को उन्होंने केंद्रीय समुदाय के अंतर्गत रखा है। पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है उसको जो है भारत का मध्य भाग जो है, मध्य प्रांत माना जाता है। और ये मध्य प्रांत में ये जो भाषाएं हैं मूल रूप से वो डोमिनेटेड रही हैं। उन मतलब भारत में सबसे अधिक जो भाषाएं बोली जाती रही हैं प्राचीन काल से ही लेकर, वो मध्य देश की भाषा रही हैं, भारत के मध्य भाग की। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी जो उपशाखा की है भीतरी उपशाखा के अंतर्गत, वो है पहाड़ी समुदाय। तो पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत उन्होंने नेपाली को रखा है, फिर एक वर्ग उन्होंने किया है उसमें मध्य पहाड़ी, और फिर तीसरा है पश्चिमी पहाड़ी। तो ये जो थी ये जॉर्ज ग्रिहर्सन का वर्गीकरण था हमारे देश की आर्य भाषाओं का, आधुनिक आर्य भाषाओं का। इसके बाद अगला वर्गीकरण जो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का है। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जॉर्ज ग्रिहर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है। किन आधारों पर? ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर। तो ध्वनिगत तथा व्याकरणगत आधारों पर आलोचना करते हुए, ये ध्वनिगत और व्याकरणगत आधार हैं, इन पर आलोचना, इसकी इन 2 आधारों पर आलोचना करते हुए उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला जो है उदिच्य, इसके अंतर्गत जो है सिंधी भाषा, लहंदा भाषा और पंजाबी भाषा, इन 3 भाषाओं को उन्होंने रखा है सुनीति कुमार चटर्जी ने। फिर प्रतीच्य जो दूसरा उपवर्ग है, ये प्रतीच्य उपवर्ग में उन्होंने रखा है राजस्थानी और गुजराती भाषा को। इसके अलावा मध्य देशीय तीसरा जो वर्ग है उनका, इसमें उन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है। चौथा वर्ग है उनका जिसमें उन्होंने प्राच्य जो वर्ग है, चौथा वर्ग प्राच्य वर्ग में उन्होंने पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया इनको रखा है। फिर जो 5वां वर्ग है दक्षिणात्य जो है, इसके अंतर्गत उन्होंने मराठी को रखा है। तो ये सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण है, जो जॉर्ज ग्रिहर्सन के वर्गीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी आलोचनात्मक जो है ध्वनिगत और व्याकरणगत आलोचनात्मक दृष्टि के कारण ये वर्गीकरण उन्होंने दिया था। अब इसके बाद जो धीरेन्द्र वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा का जो वर्गीकरण है वो वास्तव में इनका वर्गीकरण डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का जो वर्गीकरण है उन्हीं के फॉर्मेट से, उन्हीं के जो है प्रारूप को उन्होंने फॉलो किया है, इसमें अनुसरण करके वो उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है। उसमें इसी तरह से जो है उन्होंने 5 उपवर्ग किए हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के, वही सेम है उदिच्य, प्रातिच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य, जिसमें उन्होंने उदिच्य और दक्षिणात्य में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। उन्होंने थोड़ा बहुत हेर फेर जो है प्रतीच्य, मध्यदेशीय और प्राच्य इन जो वर्गों में है उसमें थोड़े जो है बोलियां, भाषाएं और उपभाषाओं को थोड़ा इधर उधर किया है। तो हम इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण जो है हम देख लेते हैं वर्गीकरण, वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक बहुत प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने जो है वो क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर, यानी क्षेत्र को ध्यान में रखकर, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर, और जो अपभ्रंश, जिन अपभ्रंशों से जो है भारत की आधुनिक आर्य भाषाएं निकली है उनको ध्यान में रखकर उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। तो पहला जो है वो है शौरसेनी।
तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ये अपभ्रंश का नाम है, जो ये नाम है शुरू में दिए हुए, ये अपभ्रंश के नाम है। तो शौरसेनी अपभ्रंश क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्र में बोली जाती थी, भारत के मध्यवर्ती भाग में। तो शौरसेनी अपभ्रंश मध्यवर्ती क्षेत्र की थी। तो पहले ही हमने देखा यहाँ क्षेत्रीय और जो है क्षेत्रीयता और अपभ्रंशों से संबद्धता के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है, और बहुत हद तक थोड़े से परिवर्तन के साथ उनके इसी वर्गीकरण को स्वीकार किया जाता है अभी। तो शौरसेनी जो अपभ्रंश है, जो भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में बोली जाती थी, उससे निकली है कौन कौन सी भाषाएं और उपभाषाएं। तो पश्चिमी हिंदी, हिंदी की जो भाषा है पश्चिमी हिंदी, वो निकली है। इसके अलावा गुजराती निकली है, तथा राजस्थानी और राजस्थानी हिंदी, ये और पहाड़ी, ये भाषाएं निकली हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर मागधी अपभ्रंश से वो बात करते हैं। मागधी अपभ्रंश का क्षेत्र जो है पूर्वीय है, यानी पूर्वी, भारत का पूर्वी भाग। तो इस भारत के पूर्वी भाग से कौन कौन सी भाषाएं और उपभाषा निकली है, तो बिहारी हिंदी निकली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आती है, मगही मैथिली बोलियाँ आती हैं, और बंगला है, असमिया है और उड़िया है। ये जो हैं ये मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। इसके अलावा अर्धमागधी अपभ्रंश जो है तीसरा, वो उसका क्षेत्र था मध्य पूर्वीय, यानी भारत का मध्य और पूर्वीय भाग के बीच का भाग, मध्य पूर्वीय भाग। तो यहाँ की जो थी बोली वो पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद है मराठी, महाराष्ट्री। हाँ, महाराष्ट्री जो है महाराष्ट्री अपभ्रंश से, जो कि दक्षिण भारत का दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ बोली जाती है, और मराठी भाषा उससे निकली है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा निकली है। इसके बाद भोलानाथ तिवारी क्या करते हैं, ब्राचट अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश दोनों को एक साथ वो कर देते हैं और एक ही नाम दे देते हैं, ब्राचट पैसाची। तो ये जो है भारत के पश्चिम उत्तर यानी वेस्ट ईस्ट जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है, यानी सिंधी, लहंदा और पंजाबी, ये तीन भाषाएं ब्राचट पैसाची अपभ्रंश से निकली हुई वे मानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अलग अलग विद्वानों ने किस किस तरह से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है भारत की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को। अब हम देखेंगे कि वो जो मूल भाषाओं का जो है वर्गीकरण आज किस रूप में माना जाता है, वो हमें दिखाई देगा इस स्लाइड में। तो देख सकते हैं आप, चूँकि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के 7 रूप हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर खस अपभ्रंश, ब्राचट अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्री। तो ये शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचट, पैसाची, महाराष्ट्री, ये 7 अपभ्रंश हो गए। अब इनसे कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां निकली हैं, हम पीछे से शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, मराठी भाषा निकली। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, इन भाषाओं का माना जाता है उद्गम। और ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म हुआ। वहीं अब खस अपभ्रंश से हम पहाड़ी हिंदी का जन्म देखते हैं। पहाड़ी हिंदी जो पहाड़ पर बोली जाती है, कुमायूनी, गढ़वाली वगैरह है। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली, इसको उपभाषा कहते हैं हिंदी की, पूर्वी हिंदी निकली है। फिर अब मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं और भाषाएं निकली, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है, यानी भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके बाद उड़िया भाषा भी है, असमिया और बंगला, ये भाषाएं भी मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। इसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश, तो शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली हैं, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी, गुजराती तथा राजस्थानी, ये आपने देखा। तो इस तरह से अपभ्रंश से ये विभिन्न भाषाएं और उपभाषाएं निकली हैं, इनका विकास हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।